हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। क्या माहौल भाई? सब बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ और बढ़ाते हैं इस सफर को आगे। अंतिम पड़ाव पे चल रहा है हमारा सफर। कोशिश होगी कि आज और कल में इसको समाप्त किया जाए। जो बच जाएगा उसको आपको अगले हफ्ते रिकॉर्डेड फॉर्म में धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आपको लोड ना आए। एक एक घंटे के लेक्चर्स, है ना। मैक्सिमम 1 1 आवर के दो की जरूरत पड़ सकती है हमें, इससे ज्यादा तो पड़ेगी नहीं। कोशिश तो यही होगी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर मिले आपको, बाकी थियरी थियरी जो है वो हम आज और कल दोनों में समेट दें। आज वाली क्लास, क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास भी है, तो हम इसमें 3 आवर्स की तो कर नहीं सकते, ये मुझे बाद में पता चला। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि जब आपकी एक क्लास और है तो दो दो क्लास का बर्डन सैटरडे को समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 3 आवर्स वाली नहीं की। कल वाली क्लास लंबी होगी आपकी, ठीक है बेटा? तो उसी मूड से आना कल। चलो, लेटिस एनर्जी एंड फजान्स रूल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी स्टार्ट करेंगे। आइए, लास्ट लेक्चर में कुछ रीकैप करवा देता हूं मैं आपको कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की हमने बात करी थी। लास्ट स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें हमने ये कहा था कि अगर एक्सोथर्मिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एंडो से, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसी कुछ बातें हमने करी थी। कौन कौन बताएगा कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या थे? एक नॉर्मल से किसी आयनिक बॉन्ड में बनने के लिए, एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें जनरली दो चीजों की जरूरत होती है। वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज अनदर वन इज एनायन। अब कैटायन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आ सक कैटायन के प्रोसेस में क्या आ रही थी, एनायन के प्रोसेस में क्या आ रही थी, सोचो। उसमें से एक्सो क्या था, एंडो क्या था? एक्सो यहां पर आपको पता होगा, एक्सो जो था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था और लेटिस एनर्जी था, जो कि लास्ट वाला प्रोसेस था। और उसके बाद यहां पर जो था वो सब्लिमेशन एनर्जी था बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था एंड आयोनाइजेशन एनर्जी था। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है। तो क्या क्या लेटिस एंड ईए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्वियस सी बात है, किसी मेटल के लिए तो देखेंगे नहीं, नॉन मेटल के लिए देखेंगे। उसके लिए देखेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है और जिसे माइनस बनाना है। और माइनस किसे बनाना है? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटल को ही बनाना होगा ना हमें। तो ये चीज जो थी ये मेटल के लिए थी, ये वाली मेटल के लिए थी। और जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जिनको मैं वाइट अंडरलाइन कर रहा हूं, ये नॉन मेटल के लिए थी, ये भी नॉन मेटल के लिए थी, है ना। ये नॉन मेटल के लिए थी, बाकी ये जो थी वो मेटल मेटल। और ये उनका सबसे बड़ा फैक्टर, आयनिक कंपाउंड के स्टेबल होने का सबसे बड़ा फैक्टर। तो आज के लेक्चर को हम यहीं शुरू करें, यहीं से शुरू करेंगे। जहां छोड़ा था वो हमने दूल्हा तैयार कर लिया था, हमने दुल्हन भी तैयार कर ली थी। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और ये NaCl सॉलिड बने थे, है ना। और NaCl सॉलिड जब बने तो दो चीजें हुई। एक तो ये गैस से सॉलिड में आए, इस वजह से भी एनर्जी रिलीज हुई, बिकॉज गैस से सॉलिड आएंगे तो पास पास आएंगे। दूसरा, ये प्लस और माइनस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनके बीच में लगा ही है, तो इस वजह से भी एनर्जी रिलीज हुई। वो जो सारी एनर्जी है उसे हमने लेटिस एनर्जी बोला, एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू से इसको डिनोट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर हम बेटा कहां से शुरू करने वाले हैं? लेटिस एनर्जी से ही शुरू करने वाले हैं। कि एक टर्म हमको मिल गई है, उसकी डेफिनेशन हमें मिल चुकी है। आ जाइए, हमारी डेफिनेशन क्या है? क्या कहता है लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन। हमने देखा कि भैया यहां पे Na+ जो गैसियस आयन था और Cl- जो भी गैसियस आयन था, और मिलकर उन्होंने NaCl सॉलिड बनाया। तो ये वही कह रहा है कि ये 1 मोल सॉलिड बनने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो लेटिस एनर्जी होती है। क्या आप इसको उल्टा रिवर्स करके उसके ब्रेकडाउन के रेफरेंस में इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं? है ना, ब्रेकडाउन के टर्म्स में, है ना, डेफिनेशन बोल सकते हैं कि नहीं है? ब्रेक करने की टर्म्स में, जैसे ब्रेक करने की टर्म्स, ये तो आपकी बनाने वाली टर्म्स हुई।
बनाने वाली टर्म्स होने का मतलब है अगर ये दोनों बने, मान लो 1000 एनर्जी रिलीज हुई, तो फिर इसको तोड़ोगे और वापस यहीं पे पहुंचाओगे तो 1000 हमारी लग जाएगी, यहां पे माइनस आगा और वहां पे प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो क्या आप इसको ब्रेकडाउन के टर्म्स में बोल सकते हो? क्या होगा बेटा, जल्दी सोच के बताओ कि अगर एक मोल सॉलिड को, वापस सुनना, एनर्जी रिक्वायर्ड, अब यहां तो क्या है, रिलीज्ड लिखा, वहां रिक्वायर्ड बोलो या एब्जॉर्ब्ड बोलो, क्यों? क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। आपकी एनसीईआरटी में ये ब्रेकडाउन वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, घबराने का नहीं है ना। इधर से इधर बोलो तो रिलीज्ड के केस में बोलो, उधर से इधर आओ तो ब्रेकडाउन यानी कि एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड के केस में बोलो। समझ में आ गया बेटा? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है आवाज? इधर तो लाल ही हो रहा है। हेलो, पर 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 दुनिया में लोगों ने, अब ठीक है सर, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड देन, वापिस आने दे सवाल, राजे सवाल वापिस आने दे। एक बार बाकी सारे लोग कमेंट्स रोको, एक सवाल वाला है भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, रोकिए एक बार प्लीज, प्लीज ओके सर, बेटा ओके सर, ओके ओके भाई। अब नहीं बोलेगा वो, अब थोड़ी बोलेगा, उसने प्रॉपर सवाल पूछा, मैंने कहा वापस पूछ, तो अब नहीं पूछेगा। चल खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इधर से इधर वाली में बोल दो या इधर से उधर वाली में बोल दो, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो ब्रेकडाउन वाली है। वो कह रहे हैं कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। एक ही बात है दोनों। आजा अब, अभी इधर क्या लिखा है, ये गैस दोनों जुड़ेंगे, है ना, ये दूल्हा ये दुल्हन दोनों जुड़ेंगे, ये हो गया भैया यहाँ पे, और ये लेटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेटिस एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, तो सर क्या हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं रे, ये जो प्लस वाली है ना, ये रिपल्सिव यूनिट है। कौन सी यूनिट है ये? रिपल्सिव यूनिट। रिपल्सिव यूनिट हमें नेग्लिजिबल माननी है। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं ये डिस्कस पहले कर चुका हूं, पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूं कि हमें रिपल्शन को नेग्लिजिबल क्यों मानना है। किस किस को याद है? जल्दी जल्दी बताने का। अच्छा, जेड एक्सिस है तो एस और डी जेड क्या बनाएंगे? देखो डी जेड पूछ रहा है, डी जेड स्क्वायर होगा पहली चीज तो वो एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, पहली चीज तो ठीक है। दूसरा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है डी जेड, तो इसीलिए वो तो वैसे भी सिग्मा बनाने के ही काम आते हैं। डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा बनाने के ही काम आते हैं, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द सिलेबस वाली चीज है। बाकी मैंने बोला था कि डी एक्सियल डी जो होते हैं वो मेनली हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, एक्सियल डी, और उनको सिग्मा के हिसाब से ही देखा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड है नहीं। अब आप इमेजिनरी कुछ भी पूछ लो, तो जो कंपाउंड है उनके अंदर कैसे क्या बन रहा है वो तो मैंने बता दिया। कंपाउंड्स नहीं है, आप इमेजिनरी बना के कुछ भी पूछ लो सवाल, कंपाउंड्स भी तो होने चाहिए ना ऐसे जिसमें ऐसा कोई बॉन्ड बन रहा हो। तो देखा गया है कि जनरली डीजेड जहां पर भी होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है बेटा। चलो, नेग्लिजिबल इसलिए बोला क्योंकि हमें तो अच्छा मुझे बताओ, लेटिस एनर्जी किसकी निकालोगे? तो बोले मेरी। अबे मेरी नहीं, लेटिस की निकालेगा। लेटिस कैसा होता है? बोले ऐसा होता है। बोले सही बात है, ऐसा ही होता है। अब इसको नेग्लिजिबल नहीं मानोगे तो लेटिस होगा क्या? बोले नहीं होगा। और लेटिस नहीं बनेगा
तो लेटिस एनर्जी की बात करेंगे क्या? बोले बात तो सही है, ये मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर तुम यहां रिपल्शन को ज्यादा डोमिनेटिंग मान लोगे तो बेटा फिर तो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसका लेटिस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे लेटिस एग्जिस्ट करेगा मेरे भाई, ये एनर्जी तभी तो रिलीज होगी जब यहां पर अट्रैक्शन वाली यूनिट ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। और ये माइनस इसके आगे यूं ही लग रहा है, ये माइनस इसके आगे क्यों लग रहा है? इसी वजह से लग रहा है कि बताओ जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है क्या? ये कौन सी यूनिट है? अट्रैक्शन वाली। अभी वाली क्लास तो पढ़ ले, कल मॉर्निंग में ले लेना, कल इवनिंग में ले लेना है। सुबह लूंगा 6 बजे, उठ जाना फिर 5 बजे, सुबह 5 से 10। एक कह रहा फिर ये क्या होता है, कहाँ कहाँ से आ गए हैं पता नहीं। यार मूड मत खराब करो यार, लाख आखिरी 2 क्लास है, हंसी खुशी चले जाओ और मुझे भी जाने दो, ठीक ठाक से विदा कर लो, है ना। ज्यादा लंबा हमारा साथ वैसे भी होता नहीं है, पर आखिरी क्लास है, ठीक है। बहुत मौका मिलेगा, तुम स्पैमिंग करो जहाँ के कहीं पे भी। मेरी तो इतनी क्लास थी, 30 क्लास का सीन था अपना, 30 क्लासेस का सीन था, 30 लेक्चर अपन ने ले लिए, अपना काम हो गया, है ना। हाथ जोड़ रहा हूं, तमीज से रह लो, आखिरी 2 दिन है, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। चलो भाई, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए इसमें माइनस आता है, और रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ती है, इसलिए यहाँ प्लस है। मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था, है ना। क्योंकि कोई बच्चा पूछ लेगा ये माइनस क्यों है और प्लस क्यों है। अरे भाई माइनस इसलिए क्योंकि ये एक एनर्जी तो है, एनर्जी का गिरना, एनर्जी का कम होना माइनस से ही दिखाया जाएगा, और एनर्जी का बढ़ना प्लस से ही दिखाया जाएगा। अब वो तो नेग्लिजिबल है, तो इसका हमारा काम खराब हो गया। दूसरा, ये जो ए है ये कांस्टेंट होता है। अब छोड़ो, अब मैं पूछूं कि क्या रिलेशन आया, तो रिलेशन तो यही आया फिर Q1 Q2 अपॉन R। हमारे लिए वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं, हमारे लिए ये फॉर्मूला काम का है। यानी कि हमारे को ये पता है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखेंगे, इफ चार्ज इज सेम देन U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले क्या देखना है? चार्ज देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? चार्ज देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है। सबसे पहले चार्ज देखना है। अब ये Q1 Q2 क्या है? तो ये रहे, ये Q1 ये Q2। R क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। पहले तो इस पर पॉजिटिव कितना है, इस पर नेगेटिव कितना है। जैसे Na प्लस NaCl है, तो इस पर +1 है और इस पे -1 है, ये चार्ज हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 1 होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है 1 × 1। मैग्नीट्यूड का मतलब है हम ऐसा, जैसे यहां पे लिख दिया CaF2, तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम तो 2+ होता है और F- होता है एक आयन के ऊपर। वो F2 लिखा है तो 2 का जोड़े के नहीं लिखेंगे, है ना, तो एक के एक ही लिखेंगे। अब ये +2 और -1 हुआ, +2 और -1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे हमें लिखा हुआ है Al2O3, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एल्यूमिनियम 3+ है और ऑक्सीजन 2- है। इसी को ऐसे करके बनाया होगा ना, तभी तो Al2O3 होगा। तो बताओ 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड देखना है। सबसे पहले तो क्या देखना है? हमें मैग्नीट्यूड देखना है। ये Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड देखना है। और Q1 Q2 नहीं भी लिखोगे आप इसको डायरेक्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखो, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, है ना। ये ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप Q1 Q2 के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है Q1 Q2 तो है ही, बस आप तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो डायरेक्ट लिखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इफ चार्ज सेम देन हम साइज पर आएंगे। अब हम कंपेयर करते हैं, वापस सुनो। सबसे पहले क्या देखेंगे? चार्ज। चार्ज के बेस पे आंसर करेंगे। चार्ज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा। अगर दो स्पीसीज कंपेयर कर रहे हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो हम किस पे जाएंगे? तो हम साइज पे जाएंगे। दूसरा फैक्टर हमारा साइज होता है। हालांकि ये दोनों पे डिपेंड करता है, तो जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो हमारा चार्ज रहता है। चार्ज का
मैग्नीट्यूड रहता है। आ जाओ फटाफट चार्ज के हिसाब से ये सवाल करके बताओ, है ना, क्वेश्चन ही है ये, ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, सवाल ही होते हैं, इनको सवाल ही बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर सवाल नहीं करा था, भाई सवाल ही है ये, और क्या, इनको ऑप्शन बना बना के जरा देख। सोडियम +1 होता है, फ्लोरीन -1 होता है, सोडियम +1 होता है और क्लोरीन -1 होता है। सबके चार्ज लिखवा देता हूं पहले, फिर आप फटाफट आंसर कर देना। ये +1, ये -1, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, ठीक है, +1 -1 +1 -1। यहां पे भी पोटेशियम है तो +1 -1, पोटेशियम +1 -2। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, क्या +2 होता है बेटा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, +2 -2, +1 -2, फिर आता है +2 -2, और यहां पे आता है +3, पीछे बताया था अभी -2, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, फिर यहां पे +3, नाइट्राइड है तो -3 होता है, फिर यहां +1 और ये -3, फिर यहाँ पे +1 और ये -2, फिर यहाँ पे +1 और ये -2। जैसे O2- होता है वैसे S2- होता है, जैसे O2- होता है वैसे S2- होता है। इसको ऑक्साइड बोलते हैं तो इसको सल्फाइड, डमरू वाला सल्फाइड बोलते हैं बेटा, इसको डंक वाला। अब तुम आंसर करके बता दो, है ना। देविका बाद में ले लेना आईडी, आईडी चेक करी, गार्ड है क्या। अब बताओ, 1 × 1 1, 1 × 1 1, चार्ज सेम हो गया सर, तो साइज देखेंगे। अब सोडियम सोडियम सेम, फ्लोरीन क्लोरीन की साइज पे आ गई बात। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन बड़ा है, जो बड़ा है उसकी लेटिस एनर्जी कम कर दो। आईडी दे दोगे, पुरानी वाली आईडी दिखाओ, मतलब ये तो चेक पोस्ट लग रही है इनकी। यस आ जाओ, +1 -1, 1 × 1 1, 1 × 2 2, चार्ज अगर ज्यादा है तो सीधा लिख दो, चार्ज अगर ज्यादा है तो सीधा लिख दो, हो गया। 1 1 1 1 1 1, चार्ज सेम हो गया। अब साइज पे जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गया, लेकिन पोटेशियम रूबिडियम में रूबिडियम बड़ा होता है तो इसकी लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज लेटिस एनर्जी जो है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और लेटिस एनर्जी जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो भी हमने ये फॉर्मूला था, इसका पूरा सार हमने निकाला हमने, ठीक है। फिर बताओ, ये 1 1 1 2, इसका ज्यादा कर दो, 2 × 2 4, 1 × 2 2, 4 वाले का ज्यादा कर दो, 2 × 2 4, 3 × 2 6, इसका ज्यादा कर दो, 3 1 3, 3 1 3, लेकिन अब सोडियम बड़ा है तो इसको कम कर दो। यहां पे देखो सेम है, लेकिन सल्फाइड बड़ा है, सल्फर बड़ा होता है ना, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर बड़ा होता है तो इसको कम कर दो। हो गए लेटिस एनर्जी के सवाल, ऐसे ही आते हैं। किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, 4 ऑप्शन दे देगा, देख लो। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगा वो, ऐसा पूछ लेगा KCl, इसको बता, ऐसे पूछ लेता है कि KCl, है ना, KBr, KI, बताओ इनके अंदर लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तुम बताओ रे, सवाल ही तुम बनाओ, चलो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, इसमें आंसर बताओ, बताओ लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ बताओ। डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली। अब सब में +1 -1 है, दिमाग लगाओ थोड़ा, ऐसा तो है नहीं कि इनके अंदर चार्ज अलग अलग है, सबके अंदर +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो अब बचा क्या, साइज, वो पोटेशियम की तो बची नहीं, फिर किसकी बची, 1 2 3, ये लो साइज से देख लो, ऐसे करने सवाल आसान है, अरे बोलो, चलो बढ़िया है फिर। और क्या है, एक आधा और कोई सवाल लो और कर लो, मुझे कोई दिक्कत है। MgCl2 एंड MgO, अब बताओ किसकी ज्यादा होगी,
MgCl2 और MgO ऐसा लिख दिया। अब क्या करोगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सेम यानी +2 +2। क्लोरीन पे -1 होता है, दो क्लोरीन का जोड़ के नहीं लिखना है, एक सैंपल चाहिए हमें, सैंपल किस टाइप का एनायन है उसमें, Q2 का सैंपल, इसका सैंपल -2, बताओ किसका ज्यादा कर दो इसका। सबसे पहले चार्ज ही देखना है हमें, सबसे पहले चार्ज देखना है। आपका आंसर चार्ज से निकल रहा है तो साइज पे जाना नहीं। आप बहुत सारे बच्चे इसमें पहले साइज पे चले जाते हैं, चोट हो जाएगी। पहले चार्ज देखना है, ओके। चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद साइज पे जाते हैं। अभी क्लियर है सबको, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते तुम्हें, ये नीट लेवल से भी ऊपर का लेवल हो गया। आप आराम से, चिंता वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगा और आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि हमने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा, है ना। और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, या इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल दो, एक ही बात है, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे जिसको ही कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। इसके अंदर हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला था, वो किस बेसिस पे निकाला था, मतलब मैंने ऐसा लिखा था कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर है, फिर इसको अगर पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव बोला, फिर हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला था। याद करो कैसे, जल्दी बताओ कैसे, कैसे यू को क्या बोलेंगे। देख बेटा ऐसा है, ओवरलैपिंग जितनी मैंने सिखाई है ना उतनी पढ़ ले, कोई चीज ज्यादा समझ आ गई तो फालतू मत पूछे, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और अंट शंट पढ़ा दूंगा, फिर बोलेगा मेरे बाउंस जा रही है, मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही है। डे वन को याद कर, डे वन मैंने बोला था कि जो पढ़ाऊं वो पढ़ ले। टीचर किस लिए होता है, क्योंकि हमें वो पता चल सके कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, इसलिए भी टीचर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, डेल्टा ईएन के डिफरेंस से हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला था, जितना ज्यादा डिफरेंस था उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर था। मतलब ये कहना तो हमें आ गया था कि भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें भी आयनिक कैरेक्टर होते हैं। अभी हम उल्टा चल गए, अभी हम क्या करेंगे, उल्टा। तो इसका मतलब है कि कोई आयनिक बॉन्ड है उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। वापस सुनो, हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आते हैं पोलैरिटी की वजह से, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आते हैं ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो चीज क्लियर है। आज हम इसका उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे तो हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बोल रहे थे। आज हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो आज हम इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढेंगे। मतलब वही बात है इंसानी फितरत की, जो है उसके नहीं, जो नहीं है उसको ढूंढो। कि बताओ दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट और 100% आयोनिक नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट जो है आपको सुनने को मिल जाता है। और वो इसी वजह से होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें भी कुछ कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे फजांस, उन्होंने समझाया कि ऐसा होता है कि जैसे आपने कोवेलेंट के अंदर आयनिक ढूंढे, मैंने आयनिक के अंदर कोवेलेंट ढूंढे, ठीक है। तो अब आयनिक के अंदर कोवेलेंट ढूंढने का जिम्मा है हमारा आज, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा। ये एक कैटायन, ये क्या है, एक कैटायन। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक प्लस और उसके बगल में एक माइनस। हम इन पर्टिकुलर दो की ही बात करेंगे, आगे भी होते हैं, हर तरफ होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज है वो एक प्लस और एक माइनस है। इनके बीच में कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम समझ जाएंगे कि फिर वो सबके बीच में ही हो रही होगी। अब हम एक सिंगल यूनिट उठा लेते हैं, प्लस के बगल में कौन होता है बेटा, माइनस, ठीक है। तो यहां पे हमने बनाया प्लस, फिर हमने यहां बना दिया क्या, माइनस, एक एनायन बना दिया। यहां क्या बना लिया हमने, एनायन बना दिया, ये एनायन बन गया, है ना। तो कैटा
आयनिक कंपाउंड होता क्या है, पहले वापस सुनो। आयनिक कंपाउंड हमने लेटिस बनाया, लेटिस के अंदर एक Q1 और एक Q2 होता है, एक प्लस और एक माइनस मान ले, हम इसको कैसे भी मान सकते हैं, इसको Q1 इसको Q2 कैसे भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पे हम इन दो की बात करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हमारे पास किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, और वो सिंपलेस्ट बॉन्ड जो है वो एक कैटायन और एक एनायन के बीच में का एक बॉन्ड होता है, ऐसा समझ सकते हैं हम। एक एक यूनिट इनकी उठा ली हमने, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इनके बीच में कुछ गड़बड़ होगी तभी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। अब वापस सुनना, अगर ये हमेशा प्लस और ये हमेशा माइनस रहे, है ना, ये हमेशा प्लस और ये हमेशा माइनस रहे, हमेशा प्लस और हमेशा माइनस रहे, तो ये दुनिया में इनमें कभी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएंगे कि भाई जो जैसा है वैसा ही रह जाए, तो फिर किस बात की टेंशन। ए और बी के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो तो क्या वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कभी आते, नहीं आते। और अगर वो पार्शियल चार्जेस नहीं आते तो आप कभी उसमें आयनिक कैरेक्टर की बात करते, नहीं करते। यानी कि वो जैसे हुए हैं वैसे ना रह के कुछ चेंज हो जाए, है ना, वैसे जैसे हुए हैं वैसे ना रह के कुछ चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, उसी चेंज की हम बात कर रहे हैं। और उस चेंज कब होगा, जब इनके बीच में कुछ अलग टाइप का रिश्ता डेवलप होने लगेगा, और वो रिश्ता होगा कोवेलेंट वाला रिश्ता। कि अगर ये कैटायन और एनायन थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट की तरह रिएक्ट करने लग जाए तो इसका मतलब है उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं किया है मैंने बेटा, एनायन कोई हवा में नहीं तैर रहा, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। यहां लिखूंगा मैं कैटायन और यहां लिखूंगा एनायन। अब किसी के एनायन में अगर न्यूक्लियस माइनस वाला होता है तो बताओ, जूता फेंक के मारता हूं मैं, बता बता, कोई प्रिंटिंग एरर नहीं, इधर ला, फेंकू क्या? न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, न्यूक्लियस तो दोनों में होगा, ये भी कोई एटम का ही आयन होगा और ये भी कोई एटम का ही आयन होगा। है बदमाशी मेरे से? कह रहे प्रिंटिंग एरर है। चल भाई, आ जाओ आ जाओ, बदमाशी, बदमाश, आजा। अब क्या होता है कि तुम्हें मैं पूछूं कि कैटायन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन इसको इन फॉर्म ऑफ ऐसे M प्लस लगा लें, अब प्लस कितना भी हो सकता है और यहाँ पे X माइनस लगा लें इन जनरल, माइनस भी चेंज हो सकता है, -1 -2 -3 इन जनरल, ठीक है। तो N लगा देता हूं यहाँ पे N और यहाँ पे भी N लगा देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमें पता है कि ये प्लस है ये माइनस है। आपको बचपन में पढ़ाया था कि अगर कहीं पे कैटायन दिख जाए, अगर कहीं पे कैटायन दिख जाए तो कैटायन का जो जेड इफेक्टिव होता है ना, और कैटायन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब प्रोटॉन जो है वो ज्यादा भूखे हो गए, मोर देन एनायन। भाई ये तो सबको क्लियर होगा, किसी पे प्लस आ जाता था तो हम बोलते थे कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन उतने ही है, यानी प्रोटॉन की पावर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए ज्यादा हो गई। लेट सपोज इसमें 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक निकाला होगा तभी तो ये कैटायन बना होगा। अब इसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन बचे होंगे ना, तो अब ये 10 प्रोटॉन तो उतने ही है, न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन तो उतने ही है, अभी भी इसके पास प्रोटॉन तो 10 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 ही रह गए। तो बताओ क्या ये भूखा शेर हो गया बेटा? क्या इसको प्लस लग गया? प्लस लग गया तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करता है बेटा कि इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन हैं जो इसकी तरफ घूम रहे हैं, इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसका अपनी तरफ घूम रहे हैं, कि इनको तो खींच ही रहा है ये, ठीक है, इनको तो खींच ही रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी भूख ज्यादा है
है ना, क्योंकि इसके ऊपर लग गया प्लस। ये है आदत से मजबूर। तो इसने देखा कि पड़ोसी भी आराम से अपना गोल मटोल शेप लेके घूम रहा था। पड़ोसी भी क्या था, अपना गोल मटोल शेप लेके घूम रहा था इस तरह से पड़ोसी। और पड़ोसी कौन, एनायन। तो इसने देखा कि यार पड़ोस में भी इलेक्ट्रॉन बढ़िया घूम रहे हैं गोल मटोल। कह रहा है कि एक काम करते हैं। बोले क्या? तो इसने खींचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इसने कहा कि आ जाओ, है ना। देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का तो घर का तो ध्यान रख ही रहा है ये, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इसने पड़ोस के गोल मटोल इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लिया। बोले गोल मटोल सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो कि बढ़िया गोल मटोल शेप है। इसने कहा यार शेप तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसने आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है, तो इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया इस तरह से, अपनी तरफ खींचना शुरू किया। खींच लिया, ठीक है। किसको खींच रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। किसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को? क्लाउड समझते हो? किसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है? पड़ोसी के। पड़ोसी कौन? एनायन, ठीक है। लेने वाला कौन? केटायन। देने वाला कौन? एनायन। याद रहेगा? वापस सुनो, वापस सुनो। खींच कौन रहा है? केटायन। मैं कुछ शब्द बोलूंगा बाद में और बोलूंगा बताओ ये पावर किसकी है। अगर गलत जवाब दिया तो मारूंगा। कैसे मारूंगा? डिजिटल। हाँ, अपने अपने थप्पड़ खुद लगा लेना, हाथ मेरा समझना। चलो सुनो, खींचने वाला कौन? केटायन। खिंचवाने वाला कौन? एनायन। लेने वाला कौन? केटायन। देने वाला कौन? एनायन। याद रहेगा? ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैंने एक टर्म यूज करी, पोलराइजिंग पावर। मेरे पास दो टर्म आती है ना, मेरे पास दो टर्म आती है, पोलराइजिंग पावर, और दूसरी टर्म आती है मेरे पास पोलराइजेबिलिटी। देखो, पहली चीज, इस खींचतान को एक टर्म दी जाती है एंड द टर्म इज पोलराइजेशन। वापस सुनो, इस खींचतान को, ये जब आपस में इस तरह से खींचतान हो रही है, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन? वापस सुनना, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन। वापस सुनो, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन। तो यहां मैं लिख रहा हूं पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन मतलब ये जो गोल मटोल इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना, उसने क्या किया कि अपनी तरफ खींचा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। अब ज्यादा खींचेगा तो देखना क्या हुआ, देखना हुआ क्या, सुनना। ये रहा आपका कैटायन, ऐसा ही था, ठीक है, ये रहा आपका कैटायन। अब एनायन क्या था? बोले ये था। देखना क्या हुआ उसके साथ, एनायन के साथ क्या हुआ, सुनना बेटा, एनायन के साथ क्या हुआ, एनायन आपका ऐसा बन गया, एनायन आपका ऐसा बन गया, इस तरह से, इस तरह से बन गया। इसने इस तरफ खींच लिया, है ना, और यहां पे अपना क्या आ गया, पोलराइजेशन आ गया इस तरह से। अब बताओ ये गोल मटोल रहा या इसकी शेप बिगाड़ दी रे? बताओ ये गोल मटोल रहा या इसकी शेप बिगाड़ दी? इसकी शेप बिगड़ गई। शेप बिगड़ गई, क्यों बिगड़ गई? कि जैसे इलेक्ट्रॉन सब जगह बराबर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पहले, तो इसने खींच खींच के इधर ले आई है। ये क्या कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर। तो यहां जिधर जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन कम रह गए, इधर इलेक्ट्रॉन कम रह गए, उधर ज्यादा हो गए, क्योंकि ये उस तरफ खींच रहा है। अब जिधर ज्यादा होंगे वहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जिधर कम हो जाएंगे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां तो पार्शियल नेगेटिव, एक हिस्से पे तो पार्शियल नेगेटिव और दूसरे हिस्से पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। अरे भाई सिंपल सी बात है, सब कुछ बराबर बटा हुआ था,
इसने खींच के एक तरफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो उधर माइनस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ कम हो जाएगी। तो बताओ फिर पोलर कौन बना? ये जो पहले बिल्कुल बराबर था, अब ये बराबर नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हुआ? हमेशा याद रखना बेटा, पोलराइजेशन ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन हुआ है। एनायंस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन हुआ है। वापस सुन लो, ये सब कुछ बराबर था, गोल मटोल था, हर तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, इसने खींच लिया, इसने खींच लिया तो इसकी तरफ ज्यादा हो गए, इसकी तरफ ज्यादा हो गए, तो अब इसको ऐसा थोड़ी गोल मटोल रहने देगा, इसने खींच खींच के टेढ़ा मेढ़ा कर दिया बेटा। और खींच खींच के जब टेढ़ा मेढ़ा किया तो एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो गए। और जब इस तरह से हम कोई चीज देखते हैं कि एक तरफ पार्शियल नेगेटिव और एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, जब हमने ऐसा कुछ देखा था, हमने कहा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमने इसी चीज को तो पोलैरिटी बोला था। यहां पर भी तो पोलराइजेशन आया था, डेल्टा EN की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी तो बॉन्ड में पोलराइजेशन ही हुआ था। याद आ रहा है? तो जब भी इस तरह से दो तरह की चीजें डेवलप हो जाएंगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो टर्मिनल्स पे अगर बराबर नहीं रहेगा, तो उसे हमेशा पोलर चीज बोला जाता है, पोलराइजेशन हो गया। अभी मुझे बताओ, क्या एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सब कुछ बराबर नहीं रहा? बोले नहीं रहा, इसलिए इसे बोला जाता है पोलराइजेशन। और इसे क्या बोला जाता है? और डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन ऑफ एनायंस, एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डिस्टोर्शन कह दो, पोलराइजेशन कह लो। डिस्टोर्शन का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, विकृत, है ना, एक जैसा नहीं होना। डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो बताओ, ये जो गोल मटोल था, इसको इसने क्या कर दिया बेटा? टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब मैं आ जाता हूं अपनी असली बात पे, और वो असली बात ये है कि जब ये ऐसे हो रहा है, जब ये ऐसे हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो आपस में मर्ज हो रहे हैं। अरे भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही तो आपस में मर्ज हो रहे हैं। अरे भाई, जब खींचातानी चलेगी, खींचतान जब चलेगी, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही तो मर्ज हो रहे हैं, राइट? बोले बिल्कुल सही बात है सर। और इलेक्ट्रॉन हवा में घूमते हैं या ऑर्बिटल में? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर मर्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हवा में तो मर्ज नहीं हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मर्ज हो रहा है, इसका मतलब है क्या मर्ज हो रहा है? पोलर का हिंदी मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय, दो ध्रुव बन जाना, पोलर, ध्रुवीय, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ध्रुवण बोल सकते जिसको। ऑर्बिटल, यस, ऑर्बिटल। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन मर्ज हो रहे हैं तो ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा। यस, बिल्कुल आपने बोला ऑर्बिटल, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल ओके, एकदम डन। तो ऑर्बिटल मर्ज तो थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग जैसा फील हो रहा है सर, कि ऑर्बिटल तो मर्ज होते थे तो हम तो उसको ओवरलैपिंग बोलते थे। और ओवरलैपिंग कौन से बॉन्ड में होती थी? सोचो 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 सोचो, आयनिक में तो नहीं होती है ओवरलैपिंग, तो कोवेलेंट बॉन्ड में होती थी सर। अच्छा, इसीलिए बोला है क्या? इसीलिए बोला है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मर्ज हो रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं। समझ में आया सबको? फील आई कि क्यों इसे कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट कहा जाता है? क्योंकि जब ये इस तरह से मिक्सिंग होती है, तो मिक्सिंग बेसिकली ऑर्बिटल्स की हो रही होती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई हवा में तो है नहीं, है ना। ऑर्बिटल्स आपस में हल्के हल्के पार्शियल ओवरलैपिंग जो है वहां पर फिनोमिना डेवलप हो रहा है, और वो पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट वाली फील आना शुरू हो चुकी। और यही कारण है कि इसको बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब है सबको ये तो समझ आ गया कि जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, और वो क्लियर ये है कि इसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन,
इन anions electronic cloud due to polarization in anions electronic cloud covalent character developed. ठीक है, एनायन के इस तरह के क्लाउड, ये मर्जिंग होगी, ये मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा. सिंपल है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर? तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आएंगे. क्लियर बेटा यहां तक चीज सबको? यस यस यस. मोहम्मद नेहल ने बहुत बढ़िया बात पूछी है. ये इतनी भयंकर बात पूछ ली उसने कि आपके लेवल की तो नहीं है, पर अब उसने पूछ ली तो मुझे बताना पड़ेगा. अब उसने पूछ ली तो मुझे बताना पड़ेगा. हर जगह पे पोलराइजेशन 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 शब्द चल रहा होता है ना? हर जगह पे चल रहा होता है. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा. फजान्स रूल, दो स्टेटमेंट लिखूंगा, है ना? फजान्स रूल जो है उसमें अंदर क्या होता है? पहला स्टेटमेंट है पोलराइजेशन ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. दूसरा पोलराइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड तो जन्म जाति पोलर होते हैं, आपने पिछली क्लास में बताया. यस होते हैं. इसमें से एक स्टेटमेंट सही और एक गलत है. मुझे पता है आप बोल दोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. आप सबको पता है कि ये तो है ट्रू, हमने देखा. लेकिन क्या होता है कि जब भी ऐसे ऐसे शब्द सुन रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये भी सही स्टेटमेंट ही तो होगा, ये फॉल्स है. देखो बेटा, मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, वापस सुनना मेरी बात, वापस सुनना. ये रहा कैटायन, ठीक है, ये रहा कैटायन, और ये रहा हमारा एनायन. यही था हमारा. जब इसकी इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे सोचो, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है? ऐसे सोचो, ये पैदाइशी क्या था? पॉजिटिव. ये पैदाइशी क्या था? नेगेटिव. ठीक है, ये m प्लस था और ये x माइनस था. अब जब पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइजेशन, पहली चीज हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड पोलराइजेशन यूज होता है तो टर्म पूरी बोलना, पोलराइजेशन ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ गए, और जब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो बेटा किसी प्लस के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो प्लस उतना बचेगा या घट जाएगा? वापिस सुनो, जब प्लस, अब आप सुनो, ये पैदाइशी पोलर है, ये प्लस बैठा था, ये माइनस बैठा था, फिर इनके बीच में ऐसा कुछ होना शुरू हुआ. जब ऐसा कुछ शुरू हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर मूव कर गए, इधर से. और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे तो मुझे बताओ कि ये प्लस को कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा मिलेगी. अब बताओ कि ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको एक्स्ट्रा मिलेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना ही रहेगा या घट जाएगा? तो आंसर है सर घट जाएगा. यानी कि ये प्योर से पार्शियल की तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई, पूरा प्लस है और तुम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो तो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा ना. चलो माइनस नहीं बनेगा, लेकिन प्लस तो घटेगा. जितना है उधर उधर शिफ्टिंग हो, मतलब ये ऐसा बन जाएगा. और ये माइनस है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसकी तो माइनस की डेंसिटी घट रही होगी, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव बचेगा फिर. यानी कि जब ऐसा हुआ तो वाकई में इसके प्लस को भी नुकसान हुआ और इसके माइनस को भी नुकसान हुआ. बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो माइनस और प्लस मिलके पार्शियल नेगेटिव रह जाएंगे बेचारे. ये भी उतना माइनस नहीं बचा क्योंकि अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन उधर दे दिए. यस. अब मुझे बताओ, इसको बोलते हैं कंप्लीट पोलर. अगर वो प्लस और माइनस जो कि वो थे, पैदाइशी कंप्लीट पोलर थे,
अब अगर कहीं पे ये पोलराइजेशन होता है तो मुझे बताओ कि ये प्लस उतना रहेगा, आंसर है नहीं। ये माइनस उतना रहेगा, नहीं। तो बेटा फिर कंपाउंड का तो डीपोलराइजेशन हुआ ना। तो अगर अब स्टेटमेंट लिखा जाए, अब अगर ऐसा स्टेटमेंट, अब मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो बोलना, अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं डीपोलराइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब लिख इसमें बेटा ट्रू। हाँ सर। अब वो जो आयनिक था ना, पैदाइशी भयंकर वाला पोलर, अब वो उतना पोलर नहीं रहा सर, क्योंकि उसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए, और कोवेलेंट के अंदर तो चीजें पार्शियल पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस होती है। तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट पोलर से थोड़े थोड़े पोलरिटी पे शिफ्ट कर गए, तो हमने कंपाउंड का तो नुकसान कर दिया। अगर कंपाउंड की पोलरिटी को देखें तो हमने नुकसान खाया है। तो सर फिर आप ये बार बार पोलराइजेशन 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 क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा वो पोलराइजेशन टर्म सिर्फ एनायन के गोल मटोल शेप के बारे में बोली गई है, कंप्लीट कंपाउंड के बारे में नहीं बोली गई है। समझ आया? ये एकदम प्रो लेवल पे चीज समझाइए मैंने, शायद ये आपको किसी के नोट्स में देखने को नहीं मिलेगी। एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैंने बता दिया। इस बार मेरा मूड था भी नहीं कि मैं डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन को अलग कर करके पढ़ाऊं। तो याद रखिएगा, ये डीपोलराइजेशन कंपाउंड का हुआ है। यहां पे पोलराइजेशन पोलराइजेशन शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, उसे अच्छे से नोट कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना कि वो सिर्फ एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन हुआ है ना? क्योंकि वो पहले एक जैसा था, अब उधर में माइनस प्लस आ गए। अब इधर में माइनस प्लस आए तो यहां तो पोलरिटी डेवलप हुई है ना, इसीलिए यहां पर पोलराइजेशन बोला गया। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड में पोलरिटी घट गई। तो ड्यू टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, आप मुझे समझाओ कि ड्यू टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने पर ओवरऑल आयनिक कंपाउंड में पोलरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती। कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर की तरफ शिफ्टिंग में जाता है। ठीक है? और खुला चैलेंज दे देता हूं मैं, ये वाला स्टेटमेंट और ये ऐसी चीजें जाके पूछ लेना किसी से। ठीक है? वो तो ठीक है, एक बच्चे ने पूछ लिया, मैं भी मेरे से पढ़ा हुआ हूं पहले, इसलिए पूछ लिया उसने। लेकिन कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ती वैसे इन चीजों की। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन है कि आफ्टर कोवेलेंट कैरेक्टर, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ओवरऑल पोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीजेस ड्यू टू। तो हम यहां पे लिख देंगे, है ना? यहां पे क्या लिख लेंगे? यहां पे इसलिए लिख देंगे कि ड्यू टू डेवलपमेंट या ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेस, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। समझे अब बात को? तो फिर सर पोलराइजेशन कभी बोलेंगे ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, बोलना है। वो तो वो चीज ही अलग है। वो एक एक कंप्लीट प्रोसेस की वजह से कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो एक अलग चीज है। और उस प्रोसेस के अंदर एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ क्या हुआ, वो एक अलग चीज है। ठीक है? सो आप याद रखिए, वो पोलराइजेशन वर्ड इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये सारी चीज हो रही है। एंड ये डीपोलराइजेशन वर्ड इज बेसिकली बिलोंग टू द रिजल्ट। ये रिजल्ट है कि हाँ क्या हुआ है, ऐसा होने के बाद क्या हो गया है। ऐसा होने के बाद जो पैदाइशी पोलर था वो अब नॉन पोलर की तरह बिहेव करना, मतलब उसकी पोलरिटी जो है वो घटना शुरू हो गई है, क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आना डेवलप हो चुका है। सोरिश माहेश्वरी पूछ रहा है कि सर आप कौन हो? मैं एक आम इंसान हूं बेटा, है ना? और तेरे को छोड़ के बाकी सब जैसा ही दिखता हूं, और तेरे को छोड़कर बाकी सब जैसा ही सोचता हूं। ठीक है? तो तेरे अलावा बाकियों में जो चीजें हैं, सब कुछ जितना दिमाग है सब मेरे पास भी है। और आम इंसान हूं मैं। थोड़ा अपन दोनों अलग हैं, क्योंकि मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता किसी से जाके कि
आप कौन हो? तो अपन दोनों तो अलग अलग हैं, बाकी सबके जैसा ही हूं मैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। चल भाई, अब बात आती है कि हमने ये तो, अच्छा एक बताओ, ये पोलराइजेशन पावर किसके लिए होगा और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होगी? यूज्ड फॉर कैटायन, क्योंकि लेने वाले की तो पावर देखी जाएगी, देने वाले की तो एबिलिटी यानी कि नियति देखी जाएगी। तो इसीलिए जब भी टर्म बोला जाएगा कि पोलराइजेशन पावर यानी कि लेने की नियत, पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या है? लेने की नियत। और यहां पे क्या है? देने की नियत। तो बताओ ये किसके लिए होगी? यूज्ड फॉर एनायन। दे कौन रहा है? एनायन। अरे क्या दे रहा है? इसका शेप दे रहा है बेटा, गोल गोल। समझ आ गया? पल्लवी सिंह कौन सी भाषा में लिखना चाह रही है? देवनागरी लिपि में लिख रही है क्या? रीपोलराइजेशन? मैंने तो डीपोलराइजेशन लिखा है, तो री पे क्यों आ गया भाई? हैं लक्कड़ बग्गे? ये डी है रे, डी। ये डी है, डी है। डी है वो, री नहीं है। कह रहे सर केटायन का भी तो पोलराइजेशन हुआ है ना, लेकिन केटायन के पोलराइजेशन, उसके पास तो अपना ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो अपने अंदर ही मर्ज करता है, तो उसके केस में नहीं बोला जाता है ये चीज। ठीक है, टेक्निकली गलत हो जाता है वो। बताओ यहां तक चीज समझ आई क्या कि पोलराइजेशन पावर किसके लिए यूज होगी? तो अब आ जाओ आगे। आ जाओ, पोलराइजेशन पावर जो होती है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, है ना। और अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये एनआईएन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए ही है। मैं अब वो चीज मैंने अलग से सेपरेटली सिखा दी आपको, डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन। मैं यहाँ पर अब कंपाउंड के पोलराइजेशन और कंपाउंड के डीपोलराइजेशन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज अब मैं प्रोसेस पढ़ा रहा हूं तो प्रोसेस के अंदर की बात कर रहा हूं। यानी यहाँ पोलराइजेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि पोलराइजेशन ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, बिकॉज जो नॉर्मली चीज सोची जाएगी फजांस रूल के बारे में वो यही सोची जाएगी कि हाँ एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में बात हो रही है। एनीवेज, पोलराइजेशन पावर अगर बढ़ेगा यानी कि लेने की नीयत, बेटा जब लेने की नीयत बढ़ेगी तो वो सब कुछ कार्यक्रम होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ कार्यक्रम इज पोलराइजेशन। एंड आफ्टर पोलराइजेशन बढ़ता क्या है? तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब सर तो फिर ये वाला रिलेशन तो इसका भी ऐसा ही होगा कि अगर पोलराइजेबिलिटी, हाँ तो हो सकता है कि चलो लेने की छोड़ो, अगर देने की नीयत भी किसी की ज्यादा हो जाए, जो कि हमारा एनायन होता है, लेने की छोड़ो तुम, मैं तो कह रहा हूं देने की नीयत भी ज्यादा हो जाए। एक बार ऐसे सोचो कि लेने की नीयत ज्यादा है तब भी कार्यक्रम चलेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मैं कह रहा हूं अगर देने की नीयत भी ज्यादा हो जाए, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को देने की नीयत भी ज्यादा हो जाए, तो भी कार्यक्रम तो वही होगा।
बोले सर नियत किसी की भी बिगड़े कार्यक्रम वही होगा। बात तो सही है, तुम तो समझ जाते हो। इसका मतलब हुआ कि ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है सर, है ना, कि मतलब कुल मिला के ओवरऑल तो ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। प्लस पहला लेने की नियत, दूसरा देने की नियत। अब दोनों में से कुछ भी बढ़े, दोनों में से कुछ भी इंक्रीज हो, कार्यक्रम वही होगा जो तुम सोच रहे हो। ये आ गए डार्क वाले, डार्क, डार्क लिखेंगे अब यहां पे डार्क, डार्क। हाँ, बोर्ड का बैकग्राउंड डार्क, टी शर्ट का कलर डार्क। और अगर लिखते रहोगे तो फिर तुम्हारा फ्यूचर भी ठीक है, इसलिए लिखना बंद करो, समझना शुरू करो। देख बेटा, व्हाट इज बनाना बॉन्ड, अभी तो मैंने बॉन्ड बनाना सिखाया है, बनाना बॉन्ड हमारे सिलेबस में अभी तक नहीं है। ठीक है, तो पहले बनाना बॉन्ड पढ़ते थे, अभी फिलहाल बॉन्ड बनाना सिखा दिया है मैंने, तो वो ध्यान रखो, समझदार हो। वो हमारे सिलेबस में अब है नहीं, पढ़ाते थे पहले। ठीक है, बाकी ये क्या बोलते हैं, कोटा फैक्ट्री देखना बंद करो, इस पे ध्यान दो। फिलहाल बॉन्ड बनाने पे ध्यान दे, बनाना बॉन्ड बाद में कभी जरूरत पड़ी तो पढ़ लेना, पढ़ती नहीं है वैसे। पी ब्लॉक का पार्ट था 13th ग्रुप का, हटा दिया तो क्या कर सकते हैं, B2H6 में आता था। हाँ, चल भाई चल, लाइट पिंक कलर कह रहा है, एक लाइट पिंक कलर लेके आओ, तलब लगी है मुझे। ले बेटा, बेबी, बेबी पिंक लेगा, ले ले बेबी पिंक, ले बेटा। मोटा करूँ थोड़ा, मोटा पसंद है, ले मोटा ले ले, इतना मोटा काफी है, सही है। कूचड़ी वाला लेगा, कूचड़ी, ये कूचड़ी ले ले, ये ऐसा चलेगा, चल ठीक है। बेबी पिंक में लिखो के, ले भाई, आजा। ठीक है, तो ओवरऑल फैक्टर, अभी देखो मोटे मोटे तौर पे दो फैक्टर समझ आ गए क्या। अब इन दो ही फैक्टर के आगे की चीज है, सुनना मेरी बात को, कि अगर केटायन स्मॉल होगा तो जेड इफेक्टिव और ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर और ज्यादा होगी। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कार्यक्रम का नाम बोलो क्या, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और कार्यक्रम ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। कि कैटायन जितना छोटा उतना खोटा, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, जितना छोटा कैटायन होगा ना उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डेंस होगा, उतना उतना ही ज्यादा। तो जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख देता हूं कि अगर हमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर कंपेयर करना है, मैंने यहां लिखा Be2+, फिर मैंने लिखा Mg2+, Ca2+, Sr2+, और Ba2+। ठीक है, अब मैं पूछूं बताओ इसमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ, अरे बोल, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए। इसमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए क्या होगा, किसकी औकात ज्यादा है। बोले +2 +2 +2 +2 +2 है, अरे यार सर +2 चार्ज से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो साइज से डिसाइड करेंगे, तो साइज से फिर ये ज्यादा खूंखार हुआ कि नहीं हुआ ऊपर वाला, क्योंकि वो छोटा है ना, डिक्रीजिंग, ग्रेट। तो ये तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया आपका, हो गया नहीं हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो, तो ऐसे पोलराइजिंग पावर का सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे ना, डायरेक्ट भी, तो यहां पे ऐसा करके एग्जांपल बना लो। चलो, अभी लार्ज एनायन पे आ जाते हैं भाई। अच्छा, स्मॉल केटायन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर R+ केटायन की रेडियस छोटी होगी
तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि अगर आर माइनस ज्यादा होगा, एनआयन की रेडियस ज्यादा होगी, एनआयन पर एनआयन की रेडियस ज्यादा होने पर, देखो बेटा, अगर रेडियस ज्यादा है तो उसका शेप जो है, गोल मटोल शेप है, वो बड़ा होगा। अरे भाई, साइज ज्यादा होगी ना, और अगर साइज ज्यादा हो जाती है तो देने की नीयत भी बढ़ जाएगी। अरे भाई, ये लेने की नीयत है, पोलराइजिंग पावर इज बेसिकली लेने की नीयत। अब अगर देने वाले की साइज बड़ी हो तो देने की नीयत भी बढ़ जाती है बेटा। एनआयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात कर रहा हूं मैं। अपने सीधे साधे दिमाग को सीधी सादी जगह पर ही रखें। फालतू के टंटे मेरे को पसंद ही नहीं है। कुछ भी अनाप शनाप सोचा ना, तो फिर मैं अनाप शनाप पढ़ाना ही शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर साइज बड़ी है, देने वाले की साइज बड़ी है, तो उसके देने की इच्छा ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं कि अगर ये ज्यादा हुआ तो देने की नीयत विच इज नॉन एज पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी यानी कि ये भी ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो कार्यक्रम तो आगे वही चलेगा बेटा। तो इसीलिए तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां जो भी लिखूंगा मैं, ये यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट आगे आने वाले चीजों के लिए भी कॉमन होंगे। कह रहा सर सबसे पहले तो आप ही सोच रहे हैं। बेटा मेरे को तो क्या है ना, पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गए, तो मैं तो सोच नहीं रहा हूं, मुझे तो पता है, मैंने तो ऑफलाइन वालों को भी पढ़ाया है। अब जब ऑफलाइन भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं तो सामने बैठने वाले चेहरे हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बोला कि फालतू चीज मत सोचना। ठीक है, और वैसे भी साल दर साल इन चीजों में आपका आईक्यू एकदम प्रो लेवल पे पहुंच रहा है। एकदम बोले कुछ भी लगेगा वहीं, है ना, बोलो कुछ भी लगेगा वहीं। टाइपराइटर होता है ना, कुछ भी दबाओ वहीं जाके लगता है धैड़ धैड़ धैड़। तो इसीलिए ये तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये मत बोल कि मैं सोच रहा हूं। मेरे को तो सोचते सोचते 12 साल हो गए, तू तो अभी सोच रहा होगा, है ना। तो मुझे तो पता है चीजें कि तुम क्या सोचते हो, और फिर बेचारे जो पहले वाले सोचते थे उससे जल्दी अगले वाले सोचते हैं, और आज ये करते 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 ये चीजें तुम ज्यादा जल्दी सोचते हो। तुम्हारा काम ही यही है। अच्छा, तुम्हारा काम यही है, तुम्हारा एनवायरमेंट ही यही हो गया है। रील्स देख लो, मूवीज देख लो, सब जगह पे जो है वो डबल मीनिंग चीजें चलती, तो दिमाग में आ ही जाता है। मैं तुम्हारी गलती मानता ही नहीं हूं, तुम्हारी गलती मानता ही नहीं हूं। फिर सिंपल सी बात है, लड़के बोल देंगे, लड़कियां कर लेगी, बोल वो भी देगी, समझ उनके भी समझ आएंगे। अब प्यारी समझ गई कि दीदी समझ गई, सब पता है मेरे को। तो प्यारा भी समझता है बेटा, प्यारा बोलता है तभी प्यारी समझती है, और दीदा बोलता है तभी दीदी समझती है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये सब सोच के ऊपर है, ये बोलने वाले की भी और सुनने वाले की भी। इसीलिए उसे साफ रखो, सब चीजें साफ ही लगेंगी। आओ, एक चाय दे दे, खींच के एक बढ़िया चाय चाय। बढ़िया बना दे, स्पेशल गोल्डन टी। चल ठीक है। यस, एक आया कह रहा एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा हाँ, सुन ना, पिंक कलर से एग्जाम्पल देखेगा। पॉलिना बाई से गाँव जो दीजिए, सिस्टम बनाना सर, पॉलिना बाई से दीजिए। हाँ, तो देखिए पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एंड आई माइनस ओ एम जी, इसका ऑर्डर बताओ। देने की नियत का ऑर्डर कौन बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, देने की नियत का ऑर्डर बताओ। कह रहे दोहरा पड़ गया। दोहरा पढ़ाना पड़ता है वरना तुमको बोर लगने लगूंगा। दोहरा नहीं है ये। ले, बता बता बता, जल्दी बताने का। हाँ, केटा एनायन की साइज बढ़ेगी, एफ माइनस से ज्यादा बढ़िया नियत सीएल माइनस से ज्यादा बढ़िया नियत बी आर माइनस से ज्यादा बढ़िया नियत आई माइनस की होगी, है ना। अब आ जाओ, ये दोनों पॉइंट ऊपर वाले दोनों पॉइंट से एसोसिएटेड हैं, बट हम इन्हें अलग से देख रहे हैं। एसोसिएटेड क्यों है वो अभी समझ आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा कि जब हमने पढ़ा है, जब मान लो मैं आपसे सिंपल सा पूछना चाहता हूं कि m प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें साइज का ऑर्डर बताओ। इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, पहले साइज का ऑर्डर बताओ जल्दी। और फिर मैं नीचे भी यहां पे भी लिख रहा हूं, बोले x माइनस x2 माइनस x3 माइनस, इसमें भी साइज का ऑर्डर बताओ। बताओ, कह रहा बॉटनी क्लास कहां है भाई, बॉटनी की क्लास किस जगह पे है, बॉटनी की क्लास बता मेरे को। अब एक टाइम पे 17 जगह क्लास चला देंगे कोई, तो क्या करना है तुमको, तुमको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सी देखनी है। सिंपल सी बात है ना। तो वो तुम्हारा टेंशन, तुम जानो, यहां मत लिख। अब YouTube पे है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं YouTube की क्लास देख के फिर अपनी क्लास लगाऊंगा क्या, या मैं अपना सिलेबस कराऊंगा। अब प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, पहले क्या जरूरी है, बाद में क्या जरूरी है, ये तुम डिसाइड करो यार। मुझे क्यों बोल रहे हो कि YouTube पे क्लास है बॉटनी की, मैं क्या करूं यार। वो फैसिलिटी है तो वो तुम्हारे लिए है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस टाइम पे मेन क्लास चल रही है बैच के अंदर उसी टाइम जाके YouTube देखे तू, जिसकी जैसी जरूरत वैसे काम कर ले भाई। अपना अपना हिसाब देख लो यार। कभी कभी तो लगता है ज्यादा फैसिलिटी देके ही कहीं नुकसान ना कर रहे हैं तुम्हारा। यस, प्लस इसमें साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्लस बढ़ने पे साइज डिक्रीज होती, ये हमने हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। कह रहा है O प्लस और O2 प्लस में छोटा कौन होगा, बोले ये होगा। फिर हमने पढ़ा है F और F माइनस में कौन बड़ा होगा, तो F माइनस बड़ा होगा। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने। यानी माइनस बढ़ने पर साइज बढ़ती है और प्लस बढ़ने पर साइज घटती है। अब देखना ये कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, समझना। हालांकि मैं इनको लिखूंगा अलग अलग। अगर हाई चार्ज ऑन केटायन, केटायन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि Q प्लस। अगर Q प्लस बढ़ेगा, अगर Q प्लस जो है वो इंक्रीज होगा तो भी तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव होगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो अगेन कार्यक्रम वही, है ना। फिर वही कार्यक्रम हो जाएगा जो चल रहा है, सेम चीज, पूरा नहीं लिखूंगा। एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल ये रहा, ले ये करवा दिया मैंने, तो ये रहा तेरा एग्जाम्पल, ये रहा। तो अब इस हिसाब से यहां पर पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे सोच लो, प्लस बढ़ने पे साइज घटती है, प्लस बढ़ने पे साइज घटती है, साइज घटने के बाद वो सारा कार्यक्रम वैसा ही चलेगा। या डायरेक्ट लिख दो, प्लस बढ़ने पर भी कार्यक्रम बढ़ता है। उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, यहां यहां Q माइनस अगर बढ़ेगा, Q माइनस, माइनस बढ़ने पर जेड इफेक्टिव घटता है कि नहीं घटता है, ये बताओ। जेड इफेक्टिव घटता है कि नहीं घटता है। अब माइनस बढ़ने पर जो आर माइनस है वो इंक्रीज होगा, और आर माइनस इंक्रीज होगा। अरे भाई माइनस बढ़ने पे तुमने कहा इससे बड़ा दो माइनस, दो माइनस से तीन माइनस, माइनस में उल्टा चलता है, प्लस में उल्टा चलता है। प्लस बढ़ने पर साइज कम होती है और माइनस बढ़ने पर साइज बढ़ती है, पता है ना आपको। तो यहां पर अगर माइनस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो अगेन पोलराइजेबिलिटी,
इंक्रीज होती है, और पोलराइजेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वही सेम चीज वापस से कार्यक्रम वही चल जाएगा, सेम आगे का तो कुछ सब कुछ सेम है। और यहां पे हम ऑर्डर इसको लिख सकते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे ऐसा लिख दो कि इसका पोलराइजेबिलिटी, साइज के ऑर्डर नहीं है, ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के ऑर्डर है, साइज का उल्टा होगा, है ना, सॉरी हाँ सही है, साइज का भी यही होगा, यहां पे उल्टा होगा, यहां साइज इसकी छोटी होगी लेकिन पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो केशव ध्यान रहे, केशव कह रहा है कि गलत है, गलत नहीं है, वो ऑर्डर साइज का नहीं है, ना ही ये ऑर्डर साइज का है, इसकी साइज का रिलेशन इसके चार्ज के साथ एक जैसा चलता है, चार्ज बढ़ने पर साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने पर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, देने की नियत बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो ऐसा चल रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा सही है, वो तो उल्टा ही चलता है ना, प्लस बढ़ने पर साइज घटती है, एंड दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ साइज, ये साइज का ऑर्डर नहीं है, ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है। तो के एनायन और केटायन में थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, है ना, रूट से स्टार्ट करो, जहां से शुरू समझ सकते हो वहां से स्टार्ट करो, साइज से शुरू करो, सोचो मन में कि इसकी साइज छोटी है तो फिर इसकी पावर ज्यादा हो गई, और ये पावर का ऑर्डर है नॉट साइज। ठीक है, ये दोनों साइज मैंने पूछे जरूर है आपसे, लेकिन ऑर्डर एक की साइज का नहीं लिखा हुआ है, कोइंसिडेंस है कि इसकी साइज सेम ही चलेगी क्योंकि माइनस बढ़ने पे साइज बढ़ती है। अब ठीक है केशव, वॉइस प्रॉब्लम आई है तनीषा को, तनीषा मोबाइल चेंज करो, एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके काम के हैं और आपको याद करने हैं, दिमाग में लाना है बस सिर्फ, बाकी तो मैं सवाल करा ही दूंगा। ठीक है, इनको बोला जाता है लो फाई, मतलब इनके अंदर इनके कंपाउंड्स जब बनते हैं लो फाई। अब ये फाई क्या है, तो फाई जो है ना वो है आपका पोलराइजिंग पावर, और ये होता है आपका चार्ज अपॉन रेडियस, यानी कि बोल सकते हैं Q और R। अब जो बार बार हम पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर बोल रहे थे, इसे पोलराइजिंग पावर को फाई बोला जाता है, और फाई को चार्ज अपॉन रेडियस बोल सकते हैं। दुनिया में इन चार को लो फाई बोला गया है। बोला इन ये जब केटायन होते हैं ना तो उस कंपाउंड में, है ना, जब ये कैटायन है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड में नेग्लिजिबल कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ दीज कैटायन, कंपाउंड्स हैविंग दीज कैटायंस, कंपाउंड्स हैविंग दीज कैटायंस, उसके अंदर क्या होंगे, नेग्लिजिबल कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर जो है वो गरीबों वाला है, ना के बराबर है, इसलिए इनको लो फाई बोल दिया गया है। तो सर इनके अलावा जितने हैं वो सब हाई फाई है, रेस्ट रेस्ट ऑल आर हाई फाई, रेस्ट ऑल आर हाई फाई, मतलब इनके अलावा जितने कैटायंस हैं अगर वो हैं तो कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेंगे। यानी मुझे बताओ कि क्या ये चारों कैटायन पड़ोसी के गोल मटोल शेप को बिगाड़ते हैं, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, ये लो फाई है। लो फाई मतलब इनके अंदर वो पावर ही नहीं है खींचने वाली, इनका जेड इफेक्टिव हमने इन चारों को हमने लो फाई बोल दिया और इनके अलावा जितने हैं उसको हाई फाई बोल दिया। एंड हाई फाई के अंदर भी, क्योंकि हमें पता है कि फाई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन रेडियस होता है, तो हाई फाई के अंदर भी कम हाई फाई और ज्यादा हाई फाई होता होगा। तो जैसे मान लो ये पीछे ही बताया हुआ है मैंने, ये ज्यादा हाई फाई, ये कम हाई फाई, ये थोड़ा कम हाई फाई, ये और कम हाई फाई, ये और कम हाई फाई, ये है तो हाई फाई। समझ रहे हो मेरी बात को? समझे? मतलब आपको क्या करना है, केटायंस को दो नजर से देखना है।
पहली नजर चार अलग कर दिए, दूसरी नजर चार के अलावा देख लिए, इन चारों को हम लो फाई बोलेंगे, ठीक है। बाकी जितने बचे उन्हें सबको हम हाई फाई बोलेंगे, और हमें पता है कि फाई कैसे घटता बढ़ता है, तो हम वो भी ध्यान में लिख देंगे कि भाई टॉप टू बॉटम घटता है पोलराइजिंग पावर। अब आप इसको फाई भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि चीज क्या है ना। हाई फाई, तो वाई फाई नहीं, हाई फाई, ठीक है। चलो मान लो मैंने आपको बोल दिया, साइज से चलता है ना बेटा, ये साइज सबसे पहले चार्ज देखेंगे, चार्ज सेम हो जाएगा तो साइज देखेंगे। तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि ऑर्डर बताओ Mg2+, है ना, और Al3+, और Si+4, बताओ ऑर्डर। फाई का ऑर्डर कौन बताएगा इसके अंदर? साइज से देखना है ना, और साइज से पहले चार्ज देखना है, तो सीधा सीधा चार्ज से पता चल रहा है बेटा। ठीक है। अच्छा एक सवाल और करो फिर, ये एग्जाम्पल हो गया एक, दूसरा एग्जाम्पल और करो चलो। वो तो कर दिया पीछे यार, कितनी बार पूछूंगा, कर ही दिया ना पीछे, छोड़ो। चलो वापस कर लो, Be2+, Mg2+, Ca2+, इतना काफी है, इसमें फाई बताओ। सबसे पहले चार्ज ही देखना है, चार्ज से ही समझ आ रहा है कि फाई किसका ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो फाई ज्यादा, तो ये चार्ज ज्यादा फाई ज्यादा। अगर चार्ज सेम हो जाए तो हम रेडियस पे आएंगे, तो रेडियस की वजह से इसका ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। सर बाकी बाकी लो फाई, सर इनके अंदर भी ऑर्डर बना ले साइड से। वैसे तो इनको गरीब ही बोला गया है, लेकिन ये महागरीब, ऑर्डर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इनका भी देखेगा तो साइड से ही, भाई +1 +1 +1 +1 है, तो देखना तो फिर साइड से ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अंदर का ऑर्डर नहीं बन सकता, बन सकता है। बट हाँ ठीक है, ऑर्डर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर बन जाएगा। बट हाँ इन चारों को ऑर्डर बना के आप सोडियम को हाई फाई मत बोल देना, मेरा सीन ये है। मेरा बताने का मतलब ये है कि आप सोडियम को हाई फाई मत बोल देना, है वो लो फाई। आप ऑर्डर बनाना चाहो तो गरीब, ज्यादा गरीब, खत्म गरीब, अनंत गरीब, ऐसे। अभी क्लियर? डी ब्लॉक cations हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन एस ब्लॉक cations। कहीं पे कंपैरिजन आ जाए एस ब्लॉक का और डी ब्लॉक का, जैसे यहां लिखा हुआ है Na+, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने कॉपर+1। अब बताओ किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, है ना। द रीजन बोल देना, रीजन ये होता है डी ब्लॉक वालों की साइज जो है वो स्मॉल होती है देन एस ब्लॉक। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी करके बता दिया हमने, ये रहा एग्जाम्पल हमारा। तो ऐसा कभी भी कुछ कंपैरिजन आएगा तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, ये देखेंगे कि डी ब्लॉक के जो कैटायंस होते हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे हैं तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उनका, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से जितने एस ब्लॉक वाले हैं उनके सामने कोई भी डी ब्लॉक वाला आ जाए, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब रीजन है इसके अंदर, अब देखो लिथियम है, लिथियम इज अ हाई फाई, यहां पे नहीं है। बेरिलियम इज अ हाई फाई, मैग्नीशियम इज अ हाई फाई, और क्लोरीन अच्छा खासा बड़ा है। तो सोचो छोटा कैटायन बड़ा एनायन, फेवरेबल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। छोटा कैटायन बड़ा एनायन, छोटा कैटायन खींचने की नीयत ज्यादा रखता है, बड़ा एनायन खिंचवाने की नीयत ज्यादा रखता है। इसलिए हमारे लिए एकदम सुटेबल कंडीशन कौन सी होती है? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हमको लाने हैं तो एकदम सुटेबल कंडीशन होती है कि कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है इन कंपाउंड्स में कि कैटायन तो छोटे छोटे ही हैं ऑलमोस्ट,
है ना। और एनायन जो है वो क्या है आपके, बड़े हैं, क्लोरीन है, थर्ड पीरियड का है तो अच्छा खासा बड़ा है इनकी तुलना में। अब क्या होगा कि वो इनकी वजह से, है ना, इनकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पोलराइजेशन होगा, इनमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है ना, मोर पोलराइजेशन, ऐसा लिख दो आप, चलो, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर जब आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जब आते हैं तो कंपाउंड, है ना, डीपोलराइजेशन ऑफ कंपाउंड, ऐसे लिख दो। यानी कि कंपाउंड जो है वो पोलर से नॉन पोलर की तरफ शिफ्ट करेगा। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलर से, डीपोलराइजेशन का मतलब यही तो है बेटा, पोलर से नॉन पोलर की, अभी पीछे बताया था। तो इनके अंदर नॉन पोलर जैसे गुण आने लग गए, और नॉन पोलर में आ गया तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगी। वापस सुनो, वैसे तो ये डायरेक्ट इसका रीजन कभी नहीं पूछा जाएगा अगर आपको डायरेक्ट रहे, और वैसे भी ये वाला पॉइंट एस ब्लॉक में था और एस ब्लॉक अब सिलेबस में नहीं है, तो आने के चांसेस तो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी सुन लो, LiCl, BeCl2 और MgCl2 के अंदर इतना पोलराइजेशन हो जाता है कि उनका कंपाउंड तो डीपोलराइज हो ही रहा होगा। तो इन कंपाउंड्स में जो है इनको कंप्लीटली कोवेलेंट मान लिया जाता है। आप देखोगे हमने LiCl को कोवेलेंट कैरेक्टर में पढ़ा था, हमने LiCl का ऑक्टेट पढ़ा था, हम BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन लिखते थे, जबकि ये आयनिक कंपाउंड है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है, सॉरी, जबकि ये आयनिक होने चाहिए थे, है नहीं। क्यों नहीं है, इतना ज्यादा जो है पोलराइजेशन इनमें होता है कि ये ऑलमोस्ट कोवेलेंट हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कोवेलेंट। तभी तो हमने BeCl2 का लीनियर शेप देखा, हमने ऑक्टेट रूल में इनको ऐसे बनाया है, बकायदा बॉन्ड बना के Cl। क्यों बनाया, वो तो कोवेलेंट आ, हमने तो उसको वहां कोवेलेंट माना हुआ है। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि हमने उसको वहां पे कोवेलेंट मान लिया था, क्योंकि इनके अंदर इतना पोलराइजेशन होता है कि ये बेचारे कोवेलेंट ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और जब कोवेलेंट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं तो पोलरिटी इतनी खत्म हो जाती है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलना शुरू कर देते हैं। और पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है बेटा, पानी। नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन हो गया, पाइरिडीन हो गया, एसीटोन हो गया, इस तरह के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर घुलता है। CS2 हो गया, कार्बन डाई सल्फाइड, CS2 जैसे CO2 लिखते हैं वैसे, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ऐसे सॉल्वेंट में घुलना शुरू कर दिए, तभी तो लोगों को पता लगा कि अच्छा यार ये तो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये तो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये आयनिक है तो पानी में घुलना चाहिए था ज्यादा, लेकिन इनको बेंजीन में फेंका तो घुल गया, पाइरिडिन में फेंका तो घुल गया, एसीटोन में फेंका तो घुल गया। तब लोगों को समझ आया, कह रहे यार इनके अंदर कुछ तो कोवेलेंट कैरेक्टर आए हैं, तभी तो ऐसों में घुल रहे हैं ये। फिर पता लगाया, तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस की वजह से ही हम फजान रूल और ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। कह रहे आपकी घड़ी सुधांशु घड़ी सर के घड़ी जैसी है। सुधांशु सर के गलती से दो आ गई थी, जो उन्होंने एक मेरे को गिफ्ट की, उन्होंने दो ऑर्डर कर दिए थे तो दो आ गई। वाटर इज पोलर, यस ऑब्वियसली वाटर इज पोलर, उसका डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा होता है, वो पोलर है, पानी पोलर है भाई। ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स डिक्रीजेस। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, हमने कहा आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तो फिर उसमें कोवेलेंट जैसे लक्षण आ जाएंगे, और कोवेलेंट जैसे लक्षण आ जाएंगे, लक्षण मतलब, तो इसका मतलब है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी गिरेगा फिर नीचे। अरे भाई हमने कहा आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवेलेंट से। फिर तुम एक कंपाउंड देख रहे हो जिसमें तुमको थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट जैसा फील हो रहा है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी तो असर आएगा ना। सुधांशु सर ओपी, मोहित सर ओपी, एक्स सर ओपी, वाई सर ओपी, कुछ नहीं हो रहा है इससे। तुम्हें लगता है कि हमें ये पढ़ के अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली मुझे तो नहीं लगता। मेरी तारीफ में पढ़े गए जो कसीदे होते हैं वो मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगते, है ना, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज होती है कि मतलब अपनी तारीफ कम से कम सुनो, अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है तो ना तो मतलब मुझे एक्चुअली ठीक है, अंदर अपने अंदर एक मोटिवेशन के लिए चीज़ ज़रूरी होती है कि आप हमेशा मान के चलो कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ। बट यार ये ओपी वोपी तो बंद करो ना यार, क्या है ये सब, हो गए यार 2-3 साल हो गया, अभी ओपी टोपी सब बंद कर दो, यथार्थ में आओ, थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ लाइफ में। इस उम्र में नहीं आई तो बाद में कभी नहीं आएगी, और अगर बाद में कभी नहीं आई तो बेटा लाइफ में वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो वाकई तुमने टारगेट बनाया है। क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें सीरियस ही अच्छी लगती है। सीरियस मतलब पढ़ाई करते टाइम तुमको मजाक करनी है ना, पढ़ाई करते टाइम तुमको गाने की बात करनी है, पढ़ाई करते टाइम तुम सोशल मीडिया की बात करते हो, तो मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि रिवर्स कर दो ना सिचुएशन, कर सकते हो क्या? नाचते नाचते पढ़ाई की बात कर लो दोस्त से, नहीं कर सकते। रील्स देखते देखते दोस्त से पढ़ाई की बात कर लो, नहीं कर सकते। वहां तुमको प्योरिटी मेंटेन करनी है तो यहाँ क्यों नहीं करते? सजेशन है, अच्छा लगे तो मान लेना, बाकी ये याद रखना कि ये जो लाइफ अभी जो एज है तुम्हारी, वो मतलब एक तरह से बैकबोन कह लो, ढांचा कह लो, कुछ भी कह लो, कि ये जहां इस वक्त जैसे बन जाओगे वैसे ही रहोगे, फिर बदलना मुश्किल हो जाएगा तुम। फिर किसी लड़की के साथ धोखा खा के बदलो तो एक अलग बात है, ठीक है, ठोकर खा के बदल जाओगे तो एक अलग बात है। अब तुम सोच लो तुम्हें खुद से बदलना है या ठोकरें खा के बदलना है, खुद ही बदल जाओ, क्या रखा है इसमें, है क्या रखा है, इतना इतना दिमाग को एकदम बेपरवाह बेफिक्रे। मैं जानता हूं कि मूवीज हो गई, सब हो गया, वेब सीरीज हो गई, सब सब यही सिखाते हैं कि बेफिक्रा होना जरूरी है, लेकिन आपने जितनी बायोपिक देखी होगी, आपने जितनी सीरियस मूवी देखी होगी, रियल फैक्ट पे जो बेस्ड मूवियां देखी होगी, है ना, जो सत्य घटनाओं पे आधारित चीजें हैं वो देखी होगी, उसमें आपने उस कैरेक्टर को अपने टारगेट के लिए बहुत डेडिकेटेड देखा होगा, देखा है ना। इसका मतलब है जिस जिस जब जब भी ऐसी मूवी आई है तो हमें यह तो समझ आया है कि वो कैरेक्टर अलग था बाकियों से, तभी उसने लाइफ में वो अचीव किया, और आज हम उसकी बायोपिक देख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी दूसरी मूवियों में हमें पता है कि बेफिक्रे, वो दूसरी मूवियां जो मैसेज छोड़ती है कि मस्त रहो, लापरवाह रहो, मन करे जो करो, मस्त घूमो फिरो, विदेश चले जाओ, लड़की लेके भाग जाओ, लड़की को बोलो लड़का लेके भाग जाए, इससे शादी करके शादी करते ही भाग जाओ, ये सब चीजें आपको सिखाती है, आपकी टेंशन कम करती है। लेकिन कभी ऐसी मूवी भी देखो और उनमें देखो कि वो कैरेक्टर बचपन से ही सीरियस है अपने टारगेट के लिए और अपनी लाइफ के लिए और अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपने गोल के लिए, उसका एक ही भैया सीधा हिसाब रहता उसका,
फर्क होता है उन दो मूवियों में, देखना दिन रात का फर्क होता है दो टाइप की मूवियों में। है ना? अब तुम इसमें भी एक्सेप्शन ढूंढ के लाओगे कि नहीं एक ऐसी मूवी है जिसमें ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, तुमको भी पता है कि जनरल बात कर रहा हूं, यानी कि मोर देन 90% मूवीज अगर आप ऐसी निकालोगे तो आपको पता है कि जिसको लाइफ में कुछ करना है, जिसकी बायोपिक बन रही है, वो आदमी आम तो नहीं सोचता था, थोड़ा खास ही सोचता था। और खास आदमी था वो बना ही इसलिए क्योंकि उसकी सोच सबके जैसी नहीं थी। इसीलिए सीरियसनेस कहाँ जरूरी है लाइफ में, याद रखिए। चलो, बस ये खाली आपको याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बाकी सवाल कभी आएगा तो वो डायरेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर का ही सवाल होगा और आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। मैं आ रहा हूं, इसको फटाफट कंपेयर करो। कहीं पर मेटल अगर सेम है तो चार्ज देख लेना कितना है कैटायन पर, उससे हो जाएगा। 1 मिनट में मैं आया। हाँ भाई, लो। Na ना, इससे तो नहीं सोचेंगे। FClBrI, हाँ इससे सोचेंगे। देने वाली नियत से सोचेंगे भैया, देने वाली नियत से। अब देने वाली नियत से कैसे सोचेंगे, तो F-Cl-Br-I- पोलराइजेबिलिटी को सोचो। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तब भी कार्यक्रम तगड़ा चलेगा। लिथियम 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 रिपीटेड केस है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। ये रहा +2, ये रहा +4। एनायन सेम है, लेकिन केटायन पर चार्ज ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा होने की वजह से फाई यानी कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और पावर ज्यादा होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कार्यक्रम ज्यादा होगा। क्या ये एस ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। यहां ये भी एस ब्लॉक है, ये कैडमियम डी ब्लॉक है, इसका ज्यादा होगा, सोचना ही नहीं। यहां आयरन +2 में है, यहां आयरन +3 में है, +3 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। सर व्हाट अबाउट साइज, किसकी बात कर रहा है साइज में? किसी से भी सोचते +3 में आयरन छोटा होगा, एनायन तो सेम है। किसी के भी बारे में सोच ले, SN +4 में छोटा होगा, साइज से सोचना, साइज से सोच ले। अभी +2 और +4 में साइज किसकी छोटी है, तो +4 की छोटी है, तो इसी का ज्यादा होगा ना भाई। ठीक है, आओ आगे। Al एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगेन वही आ गया। सोडियम +1, ये तो गरीब है ही, सोडियम तो वैसे ही नहीं होता उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। +2 +4,
एजी, हाँ जी सुनती हो, नहीं वो नहीं, AgF, ये लो ClBr, लो HgF, Cl Br, लो PbF2, FClBr, ये कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए। अगर आयनिक कैरेक्टर पूछे तो, अगर आयनिक कैरेक्टर पूछे तो क्या करोगे बताओ? अगर आयनिक कैरेक्टर पूछे तो क्या करोगे? हम्म, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ये जितने सवाल हैं ये इसके डबल कर लेना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ये लो। चलो एक सवाल तुम करके दिखाओ, LiI, ठीक है, NaBr, KCl और RbF, करो देखें। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। आप कुछ बोलेंगे कि सब कुछ ही अलग अलग है इसमें, हाँ तो कंडीशन वो है ना, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन वाली कंडीशन जहां एकदम बढ़िया लग रही होगी वो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। और जब ऐसा आ जाए तो किसी भी एक को पकड़ लो, एनायन को पकड़ लो उससे आंसर कर लो, कैटायन को पकड़ लो उससे आंसर कर लो, जैसा तुमको, किसी एक को तो देखना ही पड़ेगा। अब छोटा कैटायन, अब कैटायन सारे चेक करो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अब इनमें है तो सबसे छोटा कैटायन यही है। फिर एनायन सारे चेक करो, IBrClF, तो आई सबसे बड़ा है, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम कंडीशन फुलफिल हो रही है। डिक्रीजिंग कर दो। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर एनायन सबसे छोटा और कैटायन सबसे बड़ा, यानी कि ये ऐसा कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है। और वो एक ऐसा केस है कि वैसा वाला हो गया, उसमें उल्टा लिख देना। तो अब आपसे ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, मतलब मान लो यही सवाल चार ऑप्शन बन के आ जाए और पूछ ले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट, तो फजान का उल्टा सोचो। क्या सोचोगे बेटा? फजान का उल्टा सोचो। जैसे मैं सवाल बना ही लेता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट, ऐसा कुछ सवाल आए, मान लो चार ऑप्शन आपको दे दे वो ऐसा, पहला दे दिया उसने LiCl, दूसरा उसने दे दिया HgCl2, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया CSF, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया, मान लीजिए उसने चौथा ऑप्शन दे दिया क्या, NaCl। अब वो पूछ रहा है सवाल बताओ, पोल करो, मेरे भी एक पोल हो जाएगा, 30 सेकंड बहुत है, लो। बोले सॉरी इसमें तो ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं, अरे भाई सिंपल सा फंडा है, फजान का उल्टा सोच। फजान क्या कहता था? फजान कहता था कैटायन छोटा एनायन बड़ा। अब ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए बोलता था वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता क्या आएगी इसमें? अच्छा मैंने गलत दे दिया क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वापिस अपना आंसर ठीक कर लेना 30 सेकंड में। यहां पे चौथा ऑप्शन कुछ और देना पड़ेगा, BeCl2 कर दो। NaCl दे दिया, मुझे देना CuCl था। अभी देखो समझ आ जाएगा, हालांकि आंसर तो अभी भी वही रहेगा, बट वो कंफ्यूजिंग बन गया था तुम्हारे लिए। आंसर चेक कर लेना भैया, अपना आंसर टिक कर लेना, गलत हो गए होंगे बहुत बच्चों के, मुझे पता है। लो, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 3, हालांकि 45% लोगों ने आंसर अभी भी सही किया है, अच्छी बात है। क्योंकि आंसर तो देखो पहले भी सोचोगे तो वही रहेगा, क्योंकि NaCl से भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो CSF ही होगा, क्योंकि अगर आप Na प्लस में और CS प्लस में कंपेयर करोगे, इट इज मोर लार्जर एंड लो फाई, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत कम है उससे, ठीक है। दूसरा ये Cl है
और ये F है। अगर यहाँ NaCl भी होगा तब भी आंसर CSF भी होगा, है ना, तब भी आंसर CSF ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है और ये छोटा है। अब फजान की उल्टी कंडीशन तो यही कह रहा है कि कैटायन बड़ा और एनायन छोटा, तो आंसर तो चेंज नहीं होगा, आंसर तो 3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन मैंने हटा दिया, क्योंकि वो दोनों कंपाउंड आयनिक थे, मैं मानता हूं तीसरा चौथा दोनों कंपाउंड आयनिक थे, आंसर कभी नहीं बदला, आंसर 3 ही रहेगा, वो भी आयनिक ही था। पहले आयनिक देखोगे तो यही आयनिक ज्यादा है, CSF ही आयनिक ज्यादा है, अगर आप उन दोनों में भी कंपेयर करोगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपके लेवल का सवाल बना दिया, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। निकालने वाले तो बच्चों ने पहले ही निकाल लिया होगा आंसर 3 ही, खैर चलो। अब मैंने इसको सारा ज्यादा सीधा बना दिया सवाल को, और कुछ नहीं किया, ठीक है। होने को तो आंसर वही था, वो तब भी वही था, बट वो होता ना कि NaCl देखते ही हमारा जी लल जाता हो, NaCl यही लगाएंगे। चलो थोड़े बहुत बचे हैं, 15 मिनट से ऊपर बचे हैं, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी कोई सवाल आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं मेन एग्जाम में, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, और उन 3-4 में से एक का दावा ये हमेशा रखता है, यानी कि ये उस बॉन्डिंग के अंदर भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक सवाल फिक्स है, ठीक है। भले ये एकदम फेवरेट टॉपिक है, और फिर सबसे बड़ी बात, वो सवाल एकदम आसान होता है, उसकी अप्रोच डिफरेंट। ये जो थियरी है ये आयनिक बॉन्ड के लिए नहीं है, आप रिसेंटली अपने आयनिक बॉन्ड जस्ट खत्म किया है अभी पिछली स्लाइड पे, तो हमें ये डाउट होता है कि क्या ये थियरी आयनिक बॉन्ड की है, आंसर है नहीं। ये थ्योरी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। सर आपने फिर कोवेलेंट बॉन्ड में इस थ्योरी को क्यों नहीं समझाया, तो मैं बोलूंगा हमने जो अब तक कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी VSEPR, हमने पढ़ी थी VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, है ना, ऐसी कुछ थियरीज हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी से ये वाली थियरी जो है MOT बोल रहा है, मैंने MOT नहीं बोला, है ना, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, क्योंकि VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी से इसकी अप्रोच एकदम डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं अगर कहूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्वेश्चन जो होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं MOT का क्वेश्चन हूं, भाई मुझे MOT की अप्रोच से सोच, एकदम डिफरेंट अप्रोच। क्योंकि तुम VBT के साथ MOT को मिक्स नहीं कर पाते, तुम्हारे दिमाग का सारा दही हो जाता, इसलिए मैंने बीच में फॉर अ चेंज आयनिक बॉन्ड को रखा, और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं कि छोटा सा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, है ना, तो बीच में घुसा दो थोड़ा सा, VBT और MOT के बीच में दूरियां होना जरूरी है। बट हाँ ये बता देता हूं, ये थियरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को ही एक्सप्लेन करती है, और इसमें और VBT के अंदर, जैसे हमारा मेनली इसका कंपैरिजन VBT से जाता है। अब VBT का जो पहला नाम है ना, दैट वाज वैलेंस, यहां और यहां पे इतना ही फर्क आ गया। ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना, ये हमेशा बोलती थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं, और हमने अब तक पढ़ा भी था, और ज्यादातर केस में वही काम आता है। ये एडवांस थियरी है, बहुत एडवांस थियरी है, और ये हम लिमिटेड मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जितने मॉलिक्यूल पहले पढ़े हैं VBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह में, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल हमने पहले पढ़े हैं उनमें भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लग सकती है, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हाई लेवल हो जाता है ना वो, कि वो PhD वाले भी नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं कि ये वाली थियरी जो है वो सिर्फ हम सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए ही लगा सकते हैं, नहीं, हम सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए ही पढ़ते हैं, हम इसको अपने दायरे में पढ़ते हैं। इसका दायरा तो बहुत है, लगने को ये किसी के लिए भी लग जाएगी, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमारा आंसर VBT से वहां निकल रहा है सिंपल, तो हम ये लगा के उसे क्यों परेशान करें, मतलब अपने आप को क्यों तंग करें। तो ज्यादा बेटर है हम इसको एकदम, जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी एक लिमिट होती है जो कि इसकी दूसरी लाइन है, हम उन्हीं के लिए पढ़ते हैं। सो द
पहली लाइन है द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT। सर ये अचानक से आपने इसकी ये ऐसी चीज क्यों लिख दी? तो मैं बोलूंगा इसका जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वो वजह थी इस थ्योरी के बनने की। हुआ क्या कि इसकी ये कोई नहीं जानता था MOT क्या होता है, कुछ नहीं जानता था। एक दिन मैग्नेटिक फील्ड से O2 को निकाला गया, O2 को लिक्विफाई किया गया, O2 ऑक्सीजन, उसको लिक्विफाई किया गया, ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाइड लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड से निकाला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन जो थी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई। जब अट्रैक्ट हुई तो लोगों के दिमाग में आया कि गड़बड़ है भैया, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन ऐसा है, यानी कि ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, वीबीटी के हिसाब से तो ऐसा ही है। अरे भाई ये ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, सही है ना? अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऐसा ही होता है। अब ऐसे ये इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट शुड बी डायामैग्नेटिक, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। सर ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह होता है, छोटी मैग्नेट की तरह होता है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, वो ऐसे ऐसे तो घूम रहा होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे तो घूम रहा होता है, लेकिन इस पेन को मैं ऐसे घुमाऊं और साथ में इस पेन को भी घुमाता रहूं तो वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है। यूं तो घूम रहा ही होता है लेकिन घूम भी रहा होता है अपनी एक्सिस पे भी। तो इस वजह से ये एक छोटी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये बेसिकली दो पोल जनरेट करता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है तो ये N और S ऐसे दो पोल जनरेट कर लेता है, एक छोटी सी मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगर ये छोटी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और तुम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आओगे तो N और S इस तरह से जो है अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यही कारण है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग इसके पास जो भी ऑर्बिटल थे वो ऐसे थे, और ऐसे होने का मतलब है कि यहां पर अगर ये N और S क्रिएट करता है तो दूसरे वाला S और N क्रिएट करेगा, क्योंकि उल्टा है, वो अपोजिट स्पिन है। अब स्पिन अगर अपोजिट है तो पोल भी अपोजिट क्रिएट होंगे, तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझ लो, है ना? ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे या आपस में ही अट्रैक्ट करेंगे बैठ के। ठीक है, आपस में ही अट्रैक्ट, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते भी तो इसलिए। ये लो, अब ये एक दूसरे से ही आपस में सेटिस्फाई हो गए। अब तुम इसके पास कोई मैग्नेटिक पोल लेके जाते हो, कोई मैग्नेटिक लेके चले जाओगे, N और S वाला मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट लेके जाते हो, तो क्या ये यहां पर अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही खत्म हो चुके हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर डायामैग्नेटिक है, विच इज ये रहा, ये डायामैग्नेटिक, ये पेयर्ड में डायामैग्नेटिक बोला जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहे वो डायामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाए वो पैरामैग्नेटिज्म। P से पास और D से दूर, कैसे याद रखोगे? P से पास, D से दूर। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हमेशा याद रहेगा। अब हुआ यह कि ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया गया, ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया, ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो गया, दिमाग खराब हो गया सबका। बोले यार ऑक्सीजन में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर ये कैसे पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहा है, फिर ये कैसे पास जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के? बोला गड़बड़ है भैया। बोला इसको ऐसे नहीं, कुछ तो लफड़ा है। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को समझाने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई। जब जरूरत होती है तभी इन्वेंशन होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है बेटा,
यानी जब नीड होगी तभी कुछ नया बनेगा, और नीड थी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को समझाना, तो इसीलिए पहले O2, बाद में इसको सबके लिए लगा जा सकता है। वो तो थियरी बनी, उसका रीजन था पीछे कि ये समझाना है कैसे था। और हम जब पढ़ेंगे आगे तो मैं बताऊंगा कि देखो O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखो, वी विल स्टडी दिस थियरी ओनली फॉर होमोडाइएटॉमिक, यानी कि एटम्स सेम होंगे, लाइक H2, B2, C2, N2, O2, Li2, Be2, F2, एंड लास्ट वन Ne2, लास्ट वन Ne2। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं होगी क्योंकि ये विबिटी नहीं है, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। एक नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो दो नियोन में कितने हो गए? 20 हो गए। हम यहां पे सिर्फ इस मॉलिक्यूल तक स्टडी करेंगे, यानी कि सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पहली चीज होमो एटॉमिक हो, दूसरी चीज उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 तक हो, और तीसरी चीज वो सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो। जैसे ये रहा SO3 है, क्या ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना? ट्राई से भी ज्यादा है, इनफेक्ट 4 हो गए, 4 एटम हो गए इसमें। ठीक है, 4 एटम। जैसे SO3 है, SO2 है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा ये हेट्रो एटॉमिक हो गया, क्योंकि सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, एटम अलग अलग है। ये हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 से ज्यादा हो गए। तो क्या इन पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी नहीं लग सकती? तो आंसर है लग सकती है, हमें नहीं पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, हमारा दायरा है, MOT का दायरा नहीं है। वो लग जाएगी, और वो लग जाएगी तो अपनी लग जाएगी बिना बात के, इसलिए वो पढ़ना नहीं है हमें, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। होमो मतलब सेम, अगर जैसे ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन O2, N2, तो ऐसे होने को इस तरह से हेट्रो के अंदर जैसे आ गया CO, NO, है ना, NO प्लस CN। अब ये डाई एटॉमिक है बट हेट्रो एटॉमिक है। देखो ये भी डाई एटॉमिक है, 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम, बट ये हेट्रो एटॉमिक है। जो नीट का सिलेबस है उसमें हम 2 ही पढ़ते हैं और दोनों सेम पढ़ते हैं, N2, B2, C2, Li2, ऐसे करके ना, सेम ही होने चाहिए दोनों एटम्स। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट है। अच्छा, बंद कर दे क्लास को? हाँ ओके, कर देते हैं। चलो कर दिया। कल यही वाली स्लाइड से वापस स्टार्ट करूंगा, ये नोट कर लेना, ये छोड़ के जा रहा हूं और ये नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है भाई? चलो कल पढ़ते हैं। कल 3 घंटे की क्लास रहेगी, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ले भाई कर दिया बंद, बस खुश है अब तू?